वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बन के रह जाते हैं, भीड़ ही बन के रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता दोस्तों, वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता दोस्तों, जो खामोशी से भी अपना कर जाते हैं, जो खामोशी से भी अपना कर जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को, इसी चैप्टर के। तो देखिए क्या है। ए स्टूडेंट ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म एज सोन इन डायग्राम। मतलब एक डायग्राम है, ये गिवन है हमें। तो कह रहा है कि स्टूडेंट लाइट के पाथ को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, बट लीव इट इनकम्प्लीट एंड अनलेबल्ड। मतलब उसने ऐसे ही छोड़ दिया, उसने कुछ नहीं बताया ये लाइट कौन है, ये वाली लाइट कौन है, ये एंगल जो क्रिएट कर रहा है ये इसका नाम क्या है। तो आपको करना है रीड्रॉ एंड कंप्लीट द डायग्राम आल्सो द लेबल ऑफ इंसिडेंट एंगल, एमरजेंट एंगल, आर रिफ्लेक्टिव एंगल एंड डी डेविएशन एंगल। तो कैसे करेगा? तो भाई बहुत सिंपल है, देखिए कुछ बड़ी बात नहीं है। आपको ये बताया कि ये लाइन ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे कहोगे, इसको आप रिफ्रैक्टेड रे कहोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि नॉर्मल बनाना है, इसमें सबसे बड़ा काम नॉर्मल का है। नॉर्मल देखिए हमेशा प्लेन पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। किसी भी प्लेन पे जब कोई 90 डिग्री बनाता है उसे नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि तुम्हारा प्लेन ऐसा हो जाए प्रिज्म की तरह, तो नॉर्मल का 90 डिग्री कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। ये होगा नॉर्मल का 90 डिग्री। प्रिज्म की शेप पे यहाँ नॉर्मल बनेगा, और कोई ग्लास रखा है उस पर ऐसे नॉर्मल बनेगा, ठीक है। ग्लास ऐसे खड़ा है सर, तो ठीक है बेटा ऐसे नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो प्लेन के हिसाब से नॉर्मल चेंज हो जाता है। तो ठीक है मैं चेंज कर देता हूँ, तो भाई मैं नॉर्मल यहाँ बना दूंगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, एक नॉर्मल यहाँ बन जाएगा, दैट विल ये 90 डिग्री इसके साथ बना रहा होगा, ये 90 डिग्री इसके साथ बना रहा होगा, ठीक है। 90 डिग्री मुझे क्लियर हो गया, नॉर्मल मुझे क्लियर हो गया। अब क्या है कि ये रे और ये रे जो एंगल बनाएगी इसे इंसिडेंट एंगल कहेंगे, ये रे जो बनाएंगे उसे रिफ्लेक्टेड एंगल्स कहेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर भी बन जाएगा आर, यहाँ पर भी बन जाएगा आर, इसे एमरजेंट एंगल कहेंगे आप, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ। अब क्या है कि आप कहते हैं कि ये लाइट रिफ्लेक्ट ही ना हो, ये मतलब इसमें जाकर प्रिज्म में डेविएट ना हो, तो सीधी ऐसे निकल जाती, ठीक है। अब मैं कहता ये लाइट भी कहाँ से आ रही होगी, फिर तो ये ऐसे आती, तो यहाँ जो एंगल क्रिएट हुआ था इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो पी, इसे पी ई कहा है इंसिडेंट रे, ई एफ को कहा है पी एस एमरजेंट रे, मतलब ये बाहर निकलने वाली पी एस को एमरजेंट रे। एंगल ऑफ ये ऊपर वाले को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई को कहा गया है, ऐसी एंगल ऑफ एमरजेंट ई को यहाँ पर कहा गया है। ऐसे ही सारा कुछ दिखा दिया। तो आई होप 2019 का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था रे डायग्राम का, आपको हो गया होगा क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स फॉर द एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कनकेव मिरर। मतलब ऐसे कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ निकालना है, इतनी ये फोकल लेंथ कितना होगा यहाँ इस वाले पोल से। अब वहाँ से यहाँ तो दिखाई नहीं सकते, इसलिए लाइन यहाँ पर बनाते हैं, आपको पता है ना, हाँ ठीक है। तो भाई क्या है, पहला तो ये है कि फिक्स द कन्वेक्स, जो भी लेंस होगा इसे कन्वेक्स टेंट पे फिक्स कर दीजिए, नियर टू द सोर्स ऑफ द लाइट, लाइट के आसपास रखना, कहीं भी लाइट का कोई लट्टू वट्टू जो तुमने जला रखा है। सेकंड है प्लेस द स्क्रीन फिटेड एट द स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब एक स्क्रीन भी लगा दीजिए, जैसे इसकी इमेज नीचे बनेगी तो मैंने स्क्रीन इसलिए नीचे लगा दी, ठीक है। स्क्रीन मैंने काम बना दी नीचे की तरफ, मुझे पता है इमेज नीचे बनेगी। तो फिर आगे बात करता हूँ मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ, मतलब इस स्क्रीन को मैं इधर की तरफ ले जाता हूँ, इधर की तरफ लेके जाता हूँ, तो इस स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्ट बनने वाला है जो भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इधर ले जा रहा हूँ, क्यों? साफ द क्लियर इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, कि जो ये ऑब्जेक्ट इस पे बन रहा होगा वो साफ होना चाहिए, एकदम क्लियर क्रिस्टल दिखना चाहिए, ब्लरनेस नहीं होनी चाहिए। मार्क द पोजीशन ऑफ द मिरर एंड द स्क्रीन ऑफ द स्केल एंड नोट डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब अब जहाँ भी कोई डिस्टेंस आ रही है, जैसे ये वाली डिस्टेंस निकल के कितनी आई है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से निकल के कितनी आई है, सभी डिस्टेंसेस बड़े आराम से मेजर करनी है। लास्ट डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द स्क्रीन इज अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये डिस्टेंस जो भी है लास्ट में वो फोकल लेंथ ही रहनी चाहिए, अगर आपको क्लियर है सारा कुछ तो आई होप ये कोई अलग क्वेश्चन था थोड़ा, बट अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में पूछा भी गया है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, u, दैट इज योर u। ओके, u कैसा होगा, माइनस का, -60। आगे देख लेता हूँ, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 30 है, तो मतलब f इजकल टू कितना हो जाएगा, -30। माइनस कैसे पता चला सर आपको, क्योंकि कनकेव लेंस कैसा होता है माइनस, इसलिए मुझे माइनस एकदम तुरंत समझ में आ गया।
यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज मतलब v को निकालो। तो फॉर्मूला क्लियर है, 1/f इक्वल टू 1/v। वन फॉर्मूले का नाम जरूर लिखें आप बच्चों, ठीक है, यहाँ सिंबल्स के नेम और यहाँ पर नाम। ओके, तो v का वैल्यू निकाल देंगे। v का वैल्यू कितना आ गया, -20। आगे कह रहा है लिस्ट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज। अब मतलब तुम्हें v की f की नॉलेज मिली है, जैसे v कितना मिला हो तुम्हें, -20। तो इसका मतलब ये मुझे कुछ ऐसा लगा, कनकेव लेंस है ये वाला लेंस है, ठीक है। रे डायग्राम कौन सा, एक तो इन्फिनिटी वाला होता है बच्चों, एक यहाँ के बीच के। तो यहाँ के बीच वाला डायग्राम था जिसमें u तो 60 है और v यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 20, ठीक है। ट्रिक से मुझे पहले क्लियर था, इसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगी, क्योंकि 2 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ये होती है, सेकंड पोजीशन है, 2 पोजीशन है, तो नेचर ऑफ इमेज क्लियर हुआ आपको। अब पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन किसके बीच में होगी, f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये भी मुझे क्लियर हो गया। साइज की बात करूँ तो साइज कैसा होगा, डिमनिस होगा, ये भी मुझे क्लियर, हाईली डिमनिस भी कह सकते हैं, नहीं डिमनिस होगा, हाईली डिमनिस नहीं। अब रेक्ट इन्वर्टेड है कि नहीं है, हाँ है, इन्वर्टेड है। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। ड्रॉ द रे डायग्राम टू आंसर, अब इस आंसर को आप ड्रॉ कर दीजिए, बट इसको बनाते वक्त आपको एक चीज़ याद रखनी है, यू वी एफ आपको दिखाने जरूरी है, ठीक है ना। जैसे ये मैं शायद बना हुआ उसको ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यू को दिखाया गया है, यू को यहाँ मीटर्स में दिखाया है बच्चों, क्योंकि सेंटीमीटर को 60 सेंटीमीटर था। अब 60 को c को हटाएंगे तो 60 इंटू डिवाइडेड बाय 10⁻², -2 को नीचे ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर। तो यहाँ से u -6 0.6, तो u को 0.6 में दिखा दिया, ऐसे 0.30 मीटर में, ऐसे 0.20। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए आपके एग्जाम में। अगर ये गलत, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, u v f को दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो भाई सब नंबर किस बात के आपको। ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल दिखना चाहिए, फोकल लेंथ a b ऑब्जेक्ट का, a' b' ऑब्जेक्ट का, यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ b है तो यहाँ भी b है। ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एरोज को आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 एरो दिए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर। तो आई होप ये कर लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इंटर फ्रॉम वन फेस ऑफ द ग्लास स्लैब टू एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑफ द लेवल। मतलब कह रहा है कि ये लाइट आई है, यहाँ एंगल 45 है, अब डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं एक बेंड लाइन कर दूंगा, फिर इस लाइन को ऐसे बेंड कर दूंगा। अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आर आ जाएगा इसमें। एंगल ऑफ इमरजेंट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगी, ये सारा कुछ लेवल डायग्राम है कि लाइट ऐसे आई, वो बेंड हो गई, ये नॉर्मल बन गया, फिर यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे फिर नॉर्मल बन गया, लाइट इससे अवे हो गई। इसमें टूवर्ड द बेंड हुई थी, इसमें अवे हो गई। क्यों, इसमें रेयर से डेंजर आई थी, यहाँ डेंजर से रेयर गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई एमरजेंट रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आप लिख देंगे क्योंकि डेंजर से किस में आ रही है, डेंजर से रेयर के अंदर आ रही है। ओके, अब दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने दिखा दी है, आर वगैरह जो इसने मैंने उससे पूछा था, बहुत अच्छा लेवल डायग्राम है जो आपको आना चाहिए कि भाई थिकनेस कितनी है, आर है, इसको जैसे इंसिडेंट रे का नाम ए ई है, एन डैश है, N1 N2 डैश है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब इसमें लिख दिया है कि एंगल रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल इंसिडेंट वगैरह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n = 1.44 एंड दे रखा है। व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मीन क्या है। तो स्टेटमेंट का मीन स्पीड ऑफ लाइट को लेकर है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को लेकर कैसे है, इट मीन दैट द रेयर ऑफ एयर एंड इंटर, मतलब क्या है कि ये ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जैसे हमने म्यू से दिखाया था, मैंने एन से दिखा दिया। जैसे एयर से किस में आ गई, कैरोसिन में, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई 1.44, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, पहले किस में थी, पहले एयर में थी, अब किस में आ गई, कैरोसिन में। तो इसका मतलब सीधा सा आया कि जब एयर से कैरोसिन में आई तो जो स्पीड है उसकी वो बिकम स्लो हो गई, जिसके टाइम्स वो 1/4 टाइम्स आपकी स्मॉल हो गई। जैसे कि नहीं आया समझ में, तो देखिए क्या है कि इसे मैं लिख सकता हूँ NK/N μA/μ K। आप इसका जो रिलेशन बना सकते हैं, स्पीड से बना सकते हैं आप। जैसे स्पीड कितनी बन जाएगी, इसको μA को लूँगा तो μA यहाँ पर आएगा, μA = μK / 1.44। अब μK को स्पीड में डालूँ कैरोसिन में तो कितना हो जाएगा, एक n सिंपल n क्या होता है, C/V होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका C/V।
इसका v मीडियम की स्पीड, c इसकी स्पीड, तो इसका मतलब स्पीड की लाइट ऑफ की कंपेयरिंग में 144 पे आ जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर बच्चों, जो ये कहना चाह रहा है कि जो लाइट का है उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होगी। बात कर लेते हैं आगे लेके। द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब स्नेल्स लॉ आपको पता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू एन, या फिर आप कह लीजिए म्यू, ठीक है, कोई सा भी आप कह लीजिए। तो उसी वाले फॉर्मूले का किया, म्यू आई, आपको आई दे रखा है 30 डिग्री और साइन रिफ्रैक्टिव एंगल दे रखा है इतना, वैल्यूज दे रखी है, दोनों की वैल्यूज पुट करके नंबर निकाल दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस सब जल्दी से कवर करना है इस वीडियो में। मेरी ऑलरेडी 3 वीडियो इसके ऊपर बन चुकी है। द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, मतलब एच हो गया बच्चों, प्लेस एट द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब एफ हो गई किसकी, कनकेव की है, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर, माइनस के ऊपर चला कनकेव से। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है, ड्रॉ करना है एक रे डायग्राम जो पाथ को दिखाएगा रिफ्लेक्टेड रेट को जो इंसिडेंट हो रही है एक पैरेलल कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स आपको पता है ऐसा मिरर होता है, ठीक है। इस पर कोई भी लाइट अगर पैरेलल आती है तो उसे प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ती है कि स्ट्राइक करने के बाद ऊपर जाएगी, बट हमें नॉर्मल दिखाना है और नॉर्मल एक रिलेशन क्रिएट करता है एंगल आई और आर का, बट किससे, इंसिडेंट रे का एंगल आई नॉर्मल के साथ और आर आपका रिफ्लेक्टेड रे। सो आपको आई आर चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल को कैसे ड्रॉ करूँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका बहुत सिंपल मतलब है कि नॉर्मल जो कनेक्ट किया जाता है उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से। तो ये सर्कल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया और सी को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से देखेंगे ये लाइट जाएगी अपने पाथ पे जो ऊपर जानी थी, बट इसका रिफ्लेक्टेड जो आएगा फोकस पे जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अब मैं एंगल आई बना सकता हूँ और लाइट मेरी पैरेलल है ही, और आर भी बना सकता हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल पता चल चुका है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, नॉर्मल वगैरह ड्रॉ करना आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज़ ए रेम्बो। तो रेम्बो क्या होता है, सभी ने पढ़ा हुआ है कि रेम्बो एक एयर जैसे ड्रॉप ले ली, ड्रॉप में हमने देखा लाइट का पाथ, तो लाइट का पाथ जैसे इंटर करता है तो उसे रिफ्रैक्शन करना पड़ता है, फिर यहाँ पर स्ट्राइक करता है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है वो, ठीक है। तो एक रिफ्रैक्शन हो गया और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन करता है और ड्रॉप से बाहर आ जाता है और फिर वो हमारे ऑब्जर्वर के पास आ जाता है और हमें विब की ओर दिखाता है, वॉलेट से दैट। तो आई होप आपको समझाऊंगे। एक दो तो इसमें रिफ्लेक्शन है और एक इसके अंदर रिफ्लेक्शन है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मतलब वो अंदर ही अंदर हुआ था। तो इसके बारे में आपने पढ़ा है, ऊपर सारा कुछ ये लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्टूडेंट है जो कि एक पाथ को ड्रॉ करना चाहता है जो रेक्टेंगुलर स्लैब पे जा रहा है। तो इसके लिए बच्चे आपको क्या है कि एक प्रैक्टिकल दिखाना है। रेक्टेंगुलर स्लैब पे कोई साइड से एक पिंस लगा के हम लाइन लेके आते हैं, नॉर्मल क्रिएट करते हैं, उसे रिफ्लेक्शन कराते हैं और वो जो पिन है दो साइड में लगाई जाती है प्रैक्टिकल के थ्रू। तो आई होप आपने प्रैक्टिकल किया होगा। ये दो पिन्स हैं जो मुझे देखनी है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस है, मुझे बोर्ड बड़े फिक्स करना है, मेरी स्लैब हिलनी नहीं चाहिए तो इसलिए, और वर्टिकली पोजीशन में रखना है। दूसरा जो मेरी इंसिडेंट रे है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए और वो 60 से 30 होना चाहिए। यहाँ सर्कल में 30 और 60 को डाला गया है। तो आई होप यहाँ तक कंक्लूजन को भी देख लेते हैं कि एमरजेंट रे पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर वो लाइट अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती तो रिफ्रैक्ट नहीं होने के बाद वो पैरेलल होती और इसकी बीच की डिस्टेंस की जाती लेटर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ एमरजेंट ये दोनों इक्वल होते हैं। ये एंगल ऑफ एमरजेंट है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आने वाले क्वेश्चनों में कि ई और आई का क्या रिलेशन है। तो ई और आई दोनों इक्वल होते हैं और आपका आई मिनिमम होना चाहिए 30 to 60 और वही आपका ई होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक डेंटिस्ट है वो यूज़ कर रहा है एक मिरर को और डिकेट कर रहा है टूथ को।
तो आपको पता है डेंटिस्ट जो, ये पहले तो बात मुझे क्लियर होगी, ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और ये 4 टाइम्स m है, ठीक है। 4 टाइम्स यहाँ माइनस m को दिखा रहा है। माइनस m कैसे पता चला था? क्योंकि मैग्नीफाइड चीज़ हमेशा कैसी होती है बच्चों, रियल होती है। और वो किसके अंदर बन सकती है? बस वो कनकेव मिरर के अंदर ही बन सकती है, आपको जैसे पता है। कनकेव मिरर ऐसा होता है, उसमें आपका फोकस वाली कंडीशन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, और ये पोजीशन जो मैग्नीफाइड वाली है वो बस ऑकर करती है सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आई होप आप इससे चीज़ से क्लियर हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। m आपका -4 है, इसका मतलब आपकी रियल इमेज बन रही है। u हमेशा हम -4 लेते ही हैं। अब फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो अगर हमारे पास फोकल लेंथ है तो अच्छा, नेचर ऑफ इमेज पूछा है, सॉरी नेचर ऑफ लेंस पूछा है, तो हमें बताना पॉजिटिव या नेगेटिव। हमें अभी आंसर पहले ही क्लियर हो चुका है कि आंसर नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि कनकेव मिरर है। अगर आपको यहाँ मैं गलती से -1 लिख चुका हूँ, ये 4 होना चाहिए था, और v इजकल टू -4 होना चाहिए था। अब मैं इसे करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 था, तो -4u हो गया। मतलब कहने का मतलब है v आपसे 4 गुना है u के। ओके, तो इसे u को मल्टीप्लाई करके मेरा कितना मिल जाएगा? ये 16, ठीक है। तो v मुझे 16 मिल चुका है और ये मुझे मिल चुका है। तो अगर मेरे पास v और f दोनों आगे हैं तो वैल्यू डालूंगा तो f की वैल्यू -5.3 आ जाएगी। ये मैंने u गलती से लिख दिया, v इजकल टू -16u में वो -16 आता। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, आपको ये क्वेश्चंस फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कनकेव मिरर है, रियल इक्वल साइज की इमेज बना रहा है। ये हमें क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन इक्वल होती है साइज़ में, और डिस्टेंस भी सेंटर और पोल से सेम होती है वी और यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रे ऑफ लाइट है जिसका 90 डिग्री का एंगल है। अगर कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे आती है तो 90 डिग्री का मतलब है कि मतलब आई और आर का क्या रिलेशन बनाएगी। तो देखिए, आपको पता है नॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्लेन किसी भी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर वो किसी के सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का बना रहा है तो इसका मतलब स्लैब पे 90 डिग्री पे आ गया। अगर ऐसी कंडीशन में कोई 90 डिग्री पे आ जाए तो क्या है कि इसका मतलब आपका जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री है, और एंगल आई और आर का क्या है, वो कितने हैं? 0। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 और आई भी 0। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप देख लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। नेक्स्ट है, आपसे कह रहा है कि जब दो और दो से अधिक लेंस जो आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको बतानी है उनकी कंबाइंड पावर। तो पावर जस्ट प्लस हो जाती है, आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? तो फॉर डिफरेंट एल्टीट्यूड मतलब हाइट्स को कहा गया है। मान लो ये सरफेस हो गया, यहाँ आप खड़े हो, आपके ऊपर लेयर्स बनी हुई है एयर की, तो इन एयर्स को एल्टीट्यूड कह सकता हूँ। हर किसी की डेंसिटी अलग है, नीचे वाली ज़्यादा डेंस्ड होंगी, ऊपर वाली कम होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट पी क्यू आर 3 है, मतलब 3 अलग अलग एंगल है, 45, 35 और 15 डिग्री। तो इसका मतलब अब उसे चाहिए लाइट जिसमें मीडियम की स्पीड मिनिमम होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। आपको पता है म्यू इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है स्नेल लॉ से। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स साइन आई और आर पे डिपेंड करता है, और आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यू के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर के अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आर बढ़ेगा तो यू डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मैक्सिमम एंगल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के साथ क्या रिलेशन बनाता है वो देख लेते हैं। तो इसका रिलेशन आता है म्यू इजकल टू सी बाई वी। तो वी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, कि वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी की ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड उस मीडियम में कम होगी। तो अब देखते हैं आर आपका किस में ज़्यादा है। जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है, आर आपका 45 डिग्री सबसे ज़्यादा है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। अगर उसमें सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ द मीडियम सबसे कम होगी। तो आपका 45 के आंसर को दिखाया गया है, ये एकदम बिल्कुल सही है, आप इसे मान सकते हो, ठीक है। 15 वगैरह को हम नहीं मांग रहे, क्योंकि 15 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और वेलोसिटी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो
सॉरी आर कम हो जाएगा तो म्यू बढ़ जाएगा, और म्यू बढ़ जाएगा तो पी कम हो जाएगा। तो इस होप से आप आंसर को ठीक कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आर और वी वगैरह का आप रिलेशन समझ गए हैं, इसके आंसर को आप पढ़ेंगे तो एक बार समझ में आपको आ जाएगा। कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/3 ऑफ स्पीड, मतलब 2/3 वी इजकल टू 2/3 सी। स्पीड ऑफ वैक्यूम का है तो सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यू इजकल टू सी बाई वी। तो वी को हम डाल देंगे 2/3, सी से सी कट गया तो म्यू आ गया 3/2। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, आपको कैलकुलेशन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनकेव मिरर है जिसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 50। अब पूछ रहा है कि ऐसी जगह ऑब्जेक्ट को रख दीजिए जहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे चली जाए। तो ऐसी ऑब्जेक्ट आपको पता है कनकेव मिरर में कहाँ पर आता है बच्चों, तो वो फोकस पॉइंट कहलाया जाता है जहाँ पर आपकी ऐसी कंडीशन आती है, तो जहाँ वी इन्फिनिटी पे हो जाए। इसका मतलब फोकस डिस्टेंस अपन की यू बन जाएगी। तो आर निकाल लेते हैं, R2F होता है, तो एफ इजकल टू कितना होगा R/2। तो इससे काटा पीटी करके आपको मिल जाएगा 25। सो मतलब एफ आपका 25 है तो यू भी 25 है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्लियर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इनके फेसबुक पे से आप नोट्स ले सकते हैं। अब क्वेश्चन है आपके पास कि एक ग्लास है, उस पर ये एक्सपेरिमेंट बना हुआ जैसा कि नीचे दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट रे है, सारा कुछ दिखाना है। ये आप कर लेंगे, ये डायग्राम कंप्लीट करना था। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक स्पेरिकल मिरर है और रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है आपको बताना है, मतलब सेम पाथ पे रिटर्न हो रही है। लाइट्स क्यों हो रही है, तो ये नॉर्मल की प्रॉपर्टी के कारण हो रही है, क्योंकि आपसे अभी मेरी बात हुई पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों को मिलाते हैं यहाँ नॉर्मल बनता है, और इसी पे लाइन ले आएंगे। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सेंटर कर्वेचर वाली लाइन पे ही एक और लाइन रिफ्लेक्शन करके आ जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर कितने होंगे, 0। अभी थोड़ी देर पहले इस वाले क्वेश्चन में हमने बात करी, जिसमें मैंने बताया कि 90 डिग्री पे आई और आर कितने हो जाते हैं, 0, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक कर्व सरफेस का प्लेन था जिसमें परपेंडिकुलर था, और एक स्लैब का था। जैसे कि एक प्लेन मिरर में ऐसा होता है कि अगर ये लाइट एकदम ऊपर से आए 90 डिग्री पे, तो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे ही इस प्रॉपर्टी में हुआ है, ये नॉर्मल के साथ आई थी और ये भी नॉर्मल के साथ आई थी, सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यही लिखा हुआ नोट्स आप देख सकते हो। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहे हैं तो सारे कुछ आप नोट्स ले सकते हैं, और सारे एंगल वगैरह 0 है, ट्रेस किया हुआ पाथ, आपको ये डायग्राम दिखाना है, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और है जो आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल के। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रे लाइट है जिसका मीडियम एक्स है, वो इंटर कर रही है, मतलब ये इसके अंदर है, अंदर ये आपको दिख रहा है डार्क मीडियम है तो डेंजर मीडियम है, तो डेंजर मीडियम में से लाइट जाएगी मेरी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जाएंगे लाइट को, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, क्योंकि बाहर तो एयर है। तो डेंजर से एयर में जब जाती है, आपको लाइट की प्रॉपर्टी पता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि अनदर मीडियम भी बताइए। अनदर मीडियम कौन सा होगा जिसमें अवे हो जाए। अवे होने पे मुझे तो क्लियर हो गया 90 डिग्री, कि ये डायग्राम आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आपको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि यहाँ आई और आर बनेंगे। आई बनेगा डेंजर मीडियम में और आर बनेगा आपका रेयर मीडियम में। तो इसका मतलब जो बाहर वाला है वो एयर है, अंदर वाला डेंजर है। तो अच्छो बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स आप ले सकते हैं फेसबुक पेज से। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे।